तो बच्चों हम लोग अब लेकर आ चुके हैं 9th क्लास के लिए सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिरकार वर्क होता क्या है। तो देखिए फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क का मीन्स होता है जब हम लोग किसी बॉडी को फोर्स लगाकर डिस्प्लेस करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इसी को हम लोग कहते हैं वर्क। ठीक है, क्या बोला मैंने? जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और फोर्स लगा के बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर दे, दैट इज कॉल्ड वर्क। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए एक हैवी बॉक्स रखा है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, आपने फोर्स लगाई और वो बॉक्स एक जगह से खिसक कर दूसरी जगह चला गया, तो इसका मतलब वहाँ पर आपने क्या किया? एक वर्क किया। तो वर्क में याद रखिएगा कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है फोर्स लगना चाहिए और फोर्स लगने के बाद डिस्प्लेसमेंट जरूर हो जाए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स पोजीशन बदल जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक दीवार है, मैंने बोला आपसे एक दीवार खड़ी हुई है, इसको मूव कराओ। तो एक स्टूडेंट ने फोर्स लगाना शुरू किया दीवार पर वो जैसे ही उस पर फोर्स लगाता है तो हमने देखा दीवार तो हिली नहीं अपनी जगह, पर उसने वहाँ पर वर्क का एक कंपोनेंट किया फोर्स लगाना, क्योंकि फोर्स लगनी चाहिए। पर यहाँ फोर्स तो लगी, पर यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैसा है? ज़ीरो। यानी बॉडी का, दीवार का डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या यहाँ पर? नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो हो जाता है तो वर्क भी हमारा ज़ीरो होगा। तो वर्क होने के लिए बच्चों कंडीशन क्या है? फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट हमेशा रहना चाहिए। अगर कोई भी गायब होता है इनमें से, या तो फोर्स ज़ीरो हो गई या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई, तो वर्क ऑटोमेटिक ज़ीरो आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क। तो इस डेफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, वर्क हम लोगों ने पढ़ लिया क्या होता है। इसको डायग्रामेटिकली जरा समझें। जैसे मैंने अभी बताया था, एक बॉक्स रखा है, हम लोगों ने इस पर फोर्स लगाई। जैसे हमने फोर्स लगाई तो इसने अपनी पोजीशन बदली। ए पर था ये, डिस्प्लेसमेंट किया इसने, एस से हम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहे हैं, और ये बॉक्स आ चुका है बच्चों अब यहाँ पर बी पॉइंट पर। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ एस। एस है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स जो एक्चुअल लेंथ उसने कवर करी। तो यहाँ पर फोर्स लगती उसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया, तो दैट इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, तो हम लोग वर्क का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। तो देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? इन्हीं दो से ही तो वर्क हो रहा है, तो इनके प्रोडक्ट को ही हम लोग वर्क बोलते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आज से अब इस फॉर्मूले को आप लोग याद करना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंबॉलिक फॉर्म में हो जाएगा W इक्वल टू F इंटू एस। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, देखिए ऐसा यूनिट तो होती है बच्चों वर्क की, जूल, और इसको J से डिनोट करते हैं। और अगर हम सिर्फ यूनिट की बात करें, सिंपली इसकी यूनिट की बात करें, तो वो होती है, फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो न्यूटन मीटर भी हमारे पास वर्क की यूनिट होती है। वर्क बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि डिफाइन करिए 1 जूल, तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिए हम 1 जूल को कैसे डिफाइन करेंगे। कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी बॉडी ने वर्क किया और वो वर्क मान लीजिए 1 जूल का है, तो 1 जूल का मीन्स क्या होता है? देखिए यहाँ पर वर्क का भी मैंने फॉर्मूला समझाया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें 1 जूल लेके आना है, तो 1 कब आ सकता है? जब फोर्स कितना हो? 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए? 1 मीटर। और जब आप 1 इंटू 1 का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 न्यूटन मीटर मिलेगा। न्यूटन मीटर को हम लोग लिख लेते हैं जूल। तो यहाँ पर आपका वर्क कितना आ चुका है? 1 जूल। तो इस केस में ऐसे आता है 1 जूल वर्क। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनना। जब कभी भी किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगे और 1 न्यूटन के फोर्स से बॉडी 1 मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट करे, दैट इज कॉल्ड 1 जूल ऑफ वर्क। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया वर्क क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है, क्वांटिटी कौन सी है, और 1 जूल ऑफ वर्क होता कितना है। अब मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि कंडीशन फॉर जीरो वर्क क्या थी। वर्क हमारा जीरो कब होगा? पहली कंडीशन अगर फोर्स अप्लाइड जीरो है, दूसरी कंडीशन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज जीरो। अगर इनमें से कोई भी जीरो होता है तो वर्क ऑटोमेटिक बच्चों हमारा कितना आने वाला है? जीरो। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे वर्क के बारे में। अब हम लोग कुछ चर्चा करते हैं वर्क के एग्जाम्पल्स पर। जैसे आपने देखा होगा जितने भी हमारे व्हीकल्स इधर से उधर भागते रहते हैं वो सब वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि व्हीकल्स में होता है इंजन। इंजन क्या करता है? जैसे आप इंजन को ऑन करते हैं तो इंजन एक फोर्स लगाता है टायर्स पर, और टायर्स पर जैसे ही फोर्स लगता है तो व्हीकल एक जगह से
एक्सेलरेट कर कर दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं, हम लोग खुद अगर मैं एक जगह खड़ा होकर, जैसे मैं मान लीजिए अभी इस पोजीशन पर हूं, अब मैं इधर से इधर जाने लग गया, तो क्या मैं वर्क कर रहा हूं? बिल्कुल। मैंने अपनी बॉडी पर फोर्स लगाई, फोर्स लगाकर अपनी बॉडी को डिस्प्लेस कराया, दैट इज कॉल्ड वर्क। अब एक बार स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, क्या सर जो हम होमवर्क करते हैं या फिर क्लास वर्क करते हैं कॉपी पर पेन से जब लिखते हैं कुछ, क्या वो भी वर्क होता है? पॉज करके सोचिए थोड़ा। अब देखिए, जब भी हम अपनी नोटबुक पे लिखते हैं या फिर मैं जब इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो इस केस में मैं एक वर्क कर रहा हूँ। कैसे? हम लोग क्या करते हैं, इस चौक को या फिर पेन को पकड़कर कुछ फोर्स लगाते हैं यहाँ पर, और फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस कराते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो हम लोग इधर भी वर्क कर रहे हैं। तो ये होता है एक्चुअल में वर्क का मीनिंग। अब देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, दैट इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब इसमें क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हमने देखा कि हम सरफेस पर वर्क करा रहे हैं, एक जगह से बॉडी को खिसकाकर दूसरी जगह रख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, सरफेस पे नहीं, एक हाइट पे ले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए आपको कोई सामान अपनी छत पे रखना है, तो आप एक हाइट पे जाते हैं ना, जमीन के लेवल से। वही यहाँ हो रहा है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक कोई मटेरियल या फिर कोई सामान रखना है, और वो सामान पड़ा हुआ है इधर। ठीक है, जैसे इस बॉल को उठाकर मुझे यहाँ रखना है, तो अब मुझे इस बॉल को एक हाइट पे ले जाना पड़ेगा ग्राउंड सरफेस से। तो इस केस में वर्क कैसे निकाला जाता है? जब हाइट हो, जब हम किसी बॉडी को किसी हाइट पर ले जाते हैं बच्चों, तो ये जो बॉल है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी, इधर फिर इधर फिर इधर, और लास्ट में इसका डेस्टिनेशन होगा यहाँ पर। तो इस केस में अब क्या हुआ, ये बॉल आप अगर ध्यान से देखें तो एक हाइट पकड़ती जा रही है। ठीक है, जब कोई भी बॉडी एक हाइट पर ले जाई जाती है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये बॉडी यहाँ पर थी जब, तो इसका वेट होगा नीचे, दैट इज mg। ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही होगी, क्योंकि कोई भी बॉडी अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है, यानी इसका वेट नीचे लाई कर रहा होगा हर वक्त। इधर भी mg लाई कर रहा होगा नीचे हर जगह। अब ये जो वेट है, क्या ये फोर्स है एक? बिल्कुल। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि वेट एक फोर्स होता है। तो यहाँ पर ग्रेविटी जो फोर्स लगा रही है वो लगा रही है डाउनवर्ड। हम लोग ले जा रहे हैं इसे ऊपर, पर ग्रेविटी का फोर्स इस पे कैसे लग रहा है बच्चों? डाउनवर्ड। कितना? mg। अब क्या होगा, अगर मुझे इसको उठाकर यहाँ पहुँचाना है तो मुझे भी उतनी ही ताकत लगानी पड़ेगी बच्चों जितनी ग्रेविटी लगा रही है। आप खुद सोचिए, कोई भी बॉडी अगर आप उठा पा रहे हैं, वो क्यों उठा पा रहे हैं? जैसे कोई चीज़ ज़मीन पे पड़ी हुई है, आपने उसे उठाया, उठाने का मतलब उसको ग्रेविटी खींच रही है mg फोर्स से नीचे, आपने उतनी ही फोर्स या उससे ज़्यादा फोर्स लगा दी, तभी आपने वो ऊपर उठाई है। जैसे ये मैं इसको आसानी से लिफ्ट कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इसे खींच तो रही है नीचे, उतनी ही ताकत मैंने इसे ऊपर दी जिससे मैंने इसको ऊपर उठा लिया। वही काम यहाँ हमें करना पड़ेगा, हमको जो फोर्स अप्लाइड लगानी पड़ेगी वो उतनी ही लगानी पड़ेगी जितना हमारा क्या है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमारी जो यहाँ पर फोर्स अप्लाइड होने वाली है, अगर आप किसी बॉडी को हाइट पे ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो कितनी होनी चाहिए बच्चों? उतनी जितनी ग्रेविटी फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अप्लाइड फोर्स होगी यहाँ पर हमारी mg। ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है, पर एक्यूरेट mg होनी चाहिए। अब हमको वर्क डन निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, h हाइट का। तो वर्क डन इक्वल टू जनरल फॉर्मूला क्या पड़ा है, फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट। टोटल कितनी हाइट तक ले जाना है, h। f अप्लाइड किसके बराबर हो गया, mg इनटू h। तो वर्क डन आ चुका है बच्चों हमारे पास mgh। दिस इज द वर्क डन ऑन द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी। इस फॉर्मूले को याद करेंगे, दो फॉर्मूले हमारे पास हो गए हैं बच्चों। एक फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक आ चुका है mgh। अगर आप ज़्यादा ऊंचाई पर ले जा रहे हैं तो वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, कम हाइट तक ले जा रहे हैं चीज़ को तो वर्क कम कर रहे हैं। अब बच्चों हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्क डन बाय अ फोर्स एट एन एंगल थीटा। इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अभी आपने क्या देखा बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, कोई भी लोड है, आप उसको पुश कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि जिधर फोर्स उधर ही बॉडी मूव कर रही है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है कि फोर्स लगेगी किसी एंगल थीटा पर और बॉडी जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब आप देखिएगा कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा, बचपन में आप लोगों ने किया भी होगा, जब हम लोग किसी फेयर से टॉय कार खरीद के लाते थे तो हम लोग उसमें एक थ्रेड बांधकर कार को इस तरीके से खींच कर ले जाते थे। ठीक है, तो इस केस में आप लोग देख रहे हैं
फोर्स किधर लग रही है इस बार कार पर, ऐसे। अभी हमने वर्क डन का रूल पढ़ा है, जिधर फोर्स लगती है बॉडी उधर ही डिस्प्लेस करती है। जैसे टेबल रखी है आपके सामने, टेबल को जब आप पुश करेंगे तो उधर ही जाएगी वो, उसी डायरेक्शन में जहां पुश किया जा रहा है। बट यहां पर आप देखिए जरा, कार पर थ्रेड के थ्रू कैसे फोर्स लग रही है, ऐसे। तो आप बताइए क्या ये कार थ्रेड के अलोंग जा रही है इस तरीके से? नहीं, ये कार देखिए सीधे जाएगी, यानी इस कार का जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों वो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से। तो बच्चों जब कभी भी हमारी फोर्स डिस्प्लेसमेंट से थीटा एंगल बनाती है, ठीक है, तो इस केस में वर्क डन का नया फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वर्क डन इक्वल टू, हमने अभी क्या पढ़ा, फोर्स लेना है, डिस्प्लेसमेंट से गुणा कर देना, और यहां पर एक बच्चों एंगल के लिए भी हम पैरामीटर लिखेंगे, दैट इज कॉस थीटा। ये बच्चों ये जो कॉस थीटा है यहाँ पर, ये एंगल के लिए लिखा जाता है। ये हमारी किसी भी एंगल की वैल्यू हमें निकाल के दे सकता है। इसको कॉस बोलते हैं, दिस इज थीटा, ठीक है, ग्रीक लेटर है थीटा। इसको जनरली हम एंगल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, कब, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कुछ एंगल बने, एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। आप पता है ये जो फंक्शन है कॉस, ये अलग अलग एंगल पर अलग अलग वैल्यू देता है। अब आपको मैं सारी वैल्यूज अभी याद नहीं करवा रहा हूँ, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। हम लोग कुछ वैल्यू अभी पढ़ लेते हैं जो काम आएंगी, ठीक है। पहला, अगर हमारा एंगल 0 डिग्री होगा, ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 1, एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, अगर हमारा एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो इस केस में अगर हम cos 90 निकालते हैं तो ये आता है 0। थर्ड केस है, अगर हमारा एंगल 180 है और इस केस में अगर हम cos 180 निकालें तो ये आता है बच्चों -1। अभी के लिए आपको ये 3 एंगल की वैल्यू याद करनी है। हायर क्लासेस में पहुँचते पहुँचते ये भी आप सीख जाएंगे ये कैसे कैलकुलेट होती हैं, पर अभी के लिए 3 याद करें, क्योंकि इनका अभी फर्दर यूज़ है। नहीं याद कर पाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी आगे, इसलिए इनको अभी याद कर लें, मेमोराइज कर लीजिए। और ये फॉर्मूला भी याद करना है आपको पैरेलली, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इतना पोर्शन तो हम पढ़ चुके हैं ना बच्चों, बस हमने ऐड क्या किया है, एंगल का टर्म, क्योंकि एंगल बन रहा है इस बार। तो ये हमारा एक नया कंसेप्ट है, कब यूज़ करना है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कोई एंगल बने। तो चलिए बच्चों अब हम न्यूमेरिकल करते हैं वर्क डन पे बेस्ड, कि कैसे किसी न्यूमेरिकल को किल किया जाता है। पहला न्यूमेरिकल है हम लोगों के पास, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में 10 न्यूटन का फोर्स दे रखा है, जब ये फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट कितना मीटर जाता है, 1 मीटर। अब आपसे पूछा गया है वर्क डन निकालिए, देन इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक। सबसे पहले बच्चों न्यूमेरिकल को किल करने के लिए यू हैव टू राइट गिवन कंडीशन। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं गिवन कंडीशन में क्या क्या है, हमको एक फोर्स दे रखा है 10 न्यूटन का, देन हमारे पास डिस्टेंस 1 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया ये 1 मीटर। एस सिंबल डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं हम लोग। अब वर्क डन पूछा है तो वर्क डन के लिए आप सिंपली फॉर्मूला लगाएं विदाउट एनी हेजिटेशन, फोर्स प्रोडक्ट बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इक्वल टू फोर्स की वैल्यू रख दीजिए 10, डिस्प्लेसमेंट इज 1, सो वी हैव 10 एंड लेट मी नो द यूनिट ऑफ वर्क डन, दैट इज जूल। सो हमारे पास बच्चों वर्क डन आ चुका है 10 जूल। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यू कैन कॉल दिस क्वेश्चन एज अ चाइल्ड्स प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर। अब आपसे बोला जा रहा है आपको 200 kg का वाटर 6 मीटर हाइट तक ले जाना है। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में जब आप वाटर टैंक को फिल करते हैं मोटर के थ्रू, तो आपका वाटर ऊपर जाता है रूफ पर। कुछ ऐसा ही एक्टिविटी यहाँ हो रही है, 200 kg वाटर को ले जाया जा रहा है 6 मीटर की हाइट पर। वर्क डन कितना होगा, अब इसमें आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों। पहले मैंने क्या बोला, न्यूमेरिकल को किल करने के लिए वी हैव टू राइट गिवन कंडीशन। क्या गिवन है, एक तो आपको इसमें मास दे रखा है, मास ऑफ वाटर दैट इज 200 kg। सिंबल्स की नॉलेज होनी चाहिए, एम से डिनोट करते हैं। हाइट भी दे रखी है इसमें 6 मीटर। और हम लोगों ने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से पढ़ा हुआ है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क डन होता है या फिर किसी हाइट पर उसे ले जाया जाता है सरफेस से, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारा अब बिट चेंज हो जाता है, दैट इज mgh।
अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, मास को रख दें 200, ग्रेविटी हमेशा न्यूमेरिकल में आप लोग 10 लगाया करिए जिससे आपकी कैलकुलेशन सिंपलर रहे। हाइट की बात करें दैट इज 6, आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 12,000 जूल। ये आ चुका है हमारा वर्क डन। हमको इतना वर्क करना पड़ेगा 200 kg वाटर को 6 मीटर की हाइट तक ले जाने पर। अब देखिए बच्चों, हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, ये थोड़ा सा खतरनाक न्यूमेरिकल है, ध्यान से सुनिएगा। एक कार है जिसका वेट दे रखा है 1000 kg, यानी हमारे पास मास हो गया। आगे देखिएगा, हम कैसे पहचानते हैं, हमेशा ये देखा करिए न्यूमेरिकल करते वक्त कि हम न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करते हैं तो उसका इनिशियल स्टेप क्या होता है और कैसे हम गिवन लिखते हैं, ये आपको नोटिस करना है। मास कैसे डिटेक्ट किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे केजी आ रहा है। आगे सुनिएगा, ये ट्रैवल कर रही है कार इतनी स्पीड से 30 मीटर पर सेकंड से, और ये देखिए रुक जाती है 50 मीटर की दूरी पर, ठीक है। अब ये डिक्लेरेट कर रही है, डिक्लेरेट का मतलब होता है बच्चों इसकी स्पीड कम होती जा रही है, यानी ये ब्रेक लगाने की तैयारी कर रही है। व्हाट इज द फोर्स, आपको ये बताना है कि फोर्स कितनी लगेगी उसे रोकने के लिए, और वर्क डन कितना होगा ब्रेक द्वारा कार पर, क्योंकि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो कार पे एक वर्क होता है, ब्रेक करते हैं उसे रोकने के लिए, तो वो वर्क डन हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे किया जाएगा, बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे। बिफोर किलिंग एनी न्यूमेरिकल वी हैव टू राइट व्हाट द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन में आप सुनिएगा, हमको मास दे रखा है बच्चों, मास इक्वल टू 1000 kg। देन हमारे पास देखिए, अब ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग दिमाग कैसे लगाएंगे, जब भी ऐसा कुछ आए कि कार रुकने वाली है ब्रेक लगाकर, तो विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट अ डाउट राइट v इक्वल टू 0। कभी भी कोई बॉडी या फिर व्हीकल डी एक्सेलरेट करता है तो इसका मतलब वो लास्ट में रुक नहीं जा रहा है, तो फाइनल स्पीड क्या होगी उसकी 0। तो बात करते हैं फिर ये क्या है, तो आप लोग बताएं, दैट इज इनिशियल u 30 मीटर पर सेकेंड। चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए कितनी दूर जाती है कार, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर। और कुछ गिवन है बच्चों यहाँ, और कुछ हमारे पास नहीं है, तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। अब बात आती है सर वर्क डन से पहले आपको फोर्स निकालना है। फोर्स इक्वल टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ वी हैव F इक्वल टू ma। अब फोर्स अगर चाहिए तो मास पता होना चाहिए, ऑलरेडी गिवन। एक्सेलरेशन दिस इज अननोन हेयर, यहाँ पर ये हमें नहीं पता है बच्चों, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब कभी भी जिस क्वेश्चन में वेलोसिटीज, डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा आता है तो वहाँ बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की जाती है। अब आप लोग मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, पॉज करिए और सोचिए। तो हम लोग बच्चों इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए इस पूरी इक्वेशन में ध्यान से सुनो, वेलोसिटीज हैं, डिस्प्लेसमेंट है और एक्सेलरेशन निकालना है। तो टाइम तो आ नहीं रहा है, तो टाइम की जो 2 इक्वेशन है स्टार्टिंग की उन्हें हटाओ और थर्ड वन लिख दो, क्योंकि थर्ड हमारी ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें बच्चों टाइम नहीं आता है, तो हम लोग यूज करेंगे दिस वन। अब देखिएगा v हमारे पास कितना है बच्चों 0, u इनिशियल स्पीड कितनी है कार की 30, इक्वल टू एक्सेलरेशन हमको कैलकुलेट करना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 50, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे आपको मिलेगा 900 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 50 इक्वल टू a। 0 कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 18 टाइम्स, इससे आपको a मिल गया माइनस का 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी भी एक्सेलरेशन आपको माइनस का मिले इट मीन्स बॉडी रिटार्डिंग, स्पीड कम हो रही है, एक्सेलरेट की जगह डी एक्सेलरेट कर रही है, ये होता है माइनस का मतलब यहाँ, ठीक है। अब हम लोगों ने बच्चों एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, यही हमें करना था, तो आप क्या करेंगे, पुट a इन इक्वेशन 1, इसको आप 1 में रख दीजिए, F इक्वल टू ma में। F इक्वल टू मास हमारे पास कार का कितना है 1000, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है बच्चों 9, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो हमारे पास जो फोर्स आएगी वो आएगी 9000 न्यूटन, यानी इतनी फोर्स लगाई जाएगी ब्रेक द्वारा कार पर, तब जाके कार हमारी स्टॉप होगी। तो ये हमने इस न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट की, देखिए पूछा है ना इन्होंने, फोर्स बताइए। अगला काम क्या करना है बच्चों हमें, वर्क डन। वर्क डन के लिए अब थोड़ा सिंपलर रहेगा, वर्क डन इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमने कैलकुलेट किया 9000, डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना है बच्चों, सर्च करिए कहाँ है डिस्प्लेसमेंट हमारा, दिस वन 50।
आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 और 1 2 3 4 40 ऐड कर दें यहाँ। दिस इज़ योर वर्क डन। इतना वर्क डन करना पड़ेगा ब्रेक्स को, तब जाके एक कार रुकेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी हैवी व्हीकल्स आते हैं तो उनमें इतना ही वर्क डन होता है। तो ये है बच्चों हमारा आंसर।